जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। लिखिए, पॉइंट वाइज करके लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, JRE is an environment. JRE is an environment where we can execute the class file. Where we can execute the class file. ठीक है। JRE जो है एक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जिसमें हम लोग जो क्लास फाइल जनरेट हो रहा है ना, उसको हम लोग रन करवा सकते हैं, मतलब रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट कंटेन क्लास लोडर कॉमा JVM and interpreter. It contain class loader, JVM and interpreter and some other inbuilt libraries. हो गया। ये जो है वो लाइब्रेरी को रखता है। जैसे एक पैकेज, बहुत सारा पैकेज आता है, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ फोल्डर वगैरह भी रहता है। जैसे आप देखे होंगे, फोल्डर देखते हैं फोन में या तो फिर लैपटॉप में, फोल्डर बना के रखते हैं। तो फोल्डर के अंदर फाइल बना के रखते हैं, फाइल के अंदर भी फिर से फाइल रहता है कि नहीं? या तो फिर डायरेक्ट आप फोटो वगैरह करके रखते हैं ना। तो उसी तरह से ये बहुत सारा लाइब्रेरीज को कंटेन करता है। कौन? JRE। आप किस तरह का प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आप डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से कुछ लाइब्रेरी को कंटेन करके रखता है कि जिसका आप उस तरह से अगर यूज करना रहा तो उसको यूज कर लेगा। समझ आया? अब नेक्स्ट क्लास, दो ही पॉइंट है इसमें। अब नेक्स्ट है, बनाइए हेडिंग, क्लास लोडर। JRE जो कंटेन करके रखता है वो क्लास लोडर को रखता है और JVM को रखता है ना, तो उसी में लिखेगा क्लास लोडर। इससे क्लास लोडर से क्या समझ पा रहे, कुछ आइडिया बेसिक? क्लास लोडर, हाँ, जो क्लास फाइल को लोड करेगा। हाँ, जो लोड करेगा, लेकिन कहां से? अगर मान लीजिए आप कोई भी फाइल सेव करके रखे हैं तो कहां रखेंगे? या तो HDD में, हार्ड डिस्क में, या तो FTD में। HDD या तो FDD या तो SSD। HDD का ही नया वर्जन है SSD, है कि नहीं? तो इसी में सेव करके रखेंगे। तो अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना है, तो वहां पे अगर आप रन करने का कोड डाले, तो यहां से वहां तक पहुंचाने का काम जो JRE एक इन्वायरमेंट बनाया है जहां जावा का प्रोग्राम रन होगा, तो हार्ड डिस्क से, मतलब हार्ड डिस्क से या तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, जो परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब जानते हैं ना, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करके रखता है, जो रैम और रोम करके रखता है, पता है ये सब कि नहीं? और जो परमानेंट डेटा को स्टोर रखता है HDD, FDD, पेनड्राइव वगैरह, ये सब हो जाता है जो परमानेंट स्टोर करके रखता है डेटा, पता है कि नहीं है? तो यहां से हार्ड डिस्क में मेरा कोई भी फाइल सेव हो रहा है C+ जावा का, तो यहां से हम एक इन्वायरमेंट में रन करवाना चाह रहे, तो यहां से जो लोड करेगा क्लास फाइल, अगर मान लीजिए कोई हेलो नाम का ही एक क्लास फाइल है, तो उसको लोड करना है, तो वो कहां से करेगा? हार्ड डिस्क से लाएगा, क्योंकि मेरा जितना भी डेटा है वो स्टोर, परमानेंट स्टोर कहां हो रहा है? हार्ड डिस्क में हो रहा है ना। तो यहीं से उठा के जो लाने का काम करता है वो कौन करता है? क्लास लोडर। कौन करता है? क्लास लोडर। ये लोड करने का काम करता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से JRE में। ठीक है, समझ आया? चलिए लिखिए, क्लास लोडर इज load the class file from secondary storage device, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेकेंडरी SSD, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस SSD,
ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू JRE, टू JRE, समझ आया? क्लास लोडर का काम समझ आया? कोई भी अगर फाइल है वो आप सेव कीजिएगा, अगर कोई भी प्रोग्राम हम लोग अभी सेव करेंगे तो वो हार्ड डिस्क में ही जाके स्टोर होता है, फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो वो परमानेंट ही स्टोर होता है, टेम्पोररी स्टोर नहीं होता है। तो वो परमानेंट स्टोर जिस तरह से हो रहा है, अब वहां से अगर कोई फाइल को हम लोग कॉल किए, जैसे इसका रन करवाने का कोड है, कंपाइल करने के लिए लिखते हैं जावा सी, उसके बाद क्या लिखते हैं, कोई बेसिक आइडिया? कंपाइल करने के लिए कोड जब CMD में, कोई आइडिया नहीं है? हाँ, जावा सी क्लास नेम, क्लास का नाम। अब क्लास का नाम हम मान लीजिए हेलो के नाम से ही लिखे, तो हेलो डॉट जावा। इस तरह से क्या होगा, मेरा कोड कंपाइल होगा। तो ये कंपाइल करने से पहले आपको इसको पहले सेव करना होगा, सेव करेंगे तभी ये कंपाइल कर पाएंगे। हम लोग प्रैक्टिकली भी इस चीज को देखेंगे कि किस तरह से सेव करना है, क्लास का नाम क्या रहेगा, कहाँ पे जाके सेव होगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो ये जब हम ऐसे कंपाइल करेंगे तो ये एक इन्वायरमेंट बना रहा है कि नहीं, ये कंपाइल करेगा हेलो डॉट जावा। तो हेलो डॉट जावा जो है वो ये SSD में कहाँ स्टोर है, SSD में। तो SSD से लाने का काम करेगा JRE में, कौन? क्लास लोडर, क्लास लोडर, समझ आया? नेक्स्ट लिखिए, क्लास लोडर के बाद लिखिएगा JVM, पूरा नाम जावा वर्चुअल मशीन, लिखिए JVM जावा वर्चुअल मशीन, लिखिए it is used to execute, it is used to execute java class file, execute java class file by converting execute java class file by converting bytecode to लो लेवल लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं LLL, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है? हो गया, बाइट कोड टू लो लेवल लैंग्वेज। ये काम कौन करता है? JVM, ठीक है? उसी में फुल स्टॉप के बाद लिखिए, कॉमा देके लिखिएगा, कॉमा, विथ द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, with the help of interpreter and JIT compiler, JIT, कैपिटल में लिखिएगा JIT, JIT कंपाइलर। इसका पूरा नाम बताए थे JIT कंपाइलर का, जस्ट इन टाइम। इसका क्या काम होता है वो चीज भी देखेंगे, जस्ट इन टाइम, समझ आया? ये जो है वो क्लास फाइल, इंटरप्रेटर तो बताए थे कि जो है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का काम करता है, तो वही काम जो करता है वो JVM के अंदर ही है ना, इंटरप्रेटर है ना? तो वो जो है वो क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है? कौन? इंटरप्रेटर और JIT कंपाइलर, ठीक है? लिखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर memory management, it is also used for memory management। मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम है वो भी कौन करता है? JVM। वो आपको सेट करने का जरूरत नहीं है। C++ में जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करते हैं वो प्रोग्रामर करते हैं, यूजर करते हैं, बट जावा में मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? JVM, ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, JIT कंपाइलर, JIT कंपाइलर, JIT कंपाइलर, JIT कंपाइलर, JIT कंपाइलर, पूरा नाम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, JIT कंपाइलर। लिखिए एक ही पॉइंट है इसमें, it is used to increase the efficiency of
इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इसका मतलब समझिए जिट कंपाइलर क्या काम करता है। अगर मान लीजिए 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, कितना लाइन का, और उसमें 5 बार सम नाम का फंक्शन बना हुआ है, कितना बार, 5 बार। सेम काम है, बस हम जितना बार चाहें, फंक्शन क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग जितना बार चाहें उसको कॉल कर सकते हैं, वही चीज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 बार लिखा हुआ है, तो ये इंटरप्रेटर जो है वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, करेगा कि नहीं। तो इसको फर्स्ट लाइन को पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद सेकेंड लाइन को कन्वर्ट किया, फिर थर्ड को, फिर फोर को, फिर फिफ्थ को, फिर मिला 6। अब यहाँ पे समझिए सेम नाम का फंक्शन है कि नहीं है, सेम काम ही है, दोनों के अंदर जो काम है सम नाम का वो हम सेम काम करवा रहे हैं। तो ये क्या है, इसको फिर से अगर कन्वर्ट करेगा तो सेम आउटपुट आएगा कि नहीं। तो ये जिट कंपाइलर जो है वो क्या करता है, इसका क्या वैल्यू हुआ है उसको स्टोर करके रख लेता है। मतलब इसका आउटपुट क्या है, मतलब इसको रन करवाने के बाद क्या आउटकम आएगा उसको ये स्टोर करके रखता है। कौन, जिट कंपाइलर, कौन, जिट कंपाइलर। और अगर मान लीजिए फिर से सम नाम का फंक्शन मिला तो ये रन नहीं करता है, फिर से उसको रन नहीं करेगा, यहां से इसका आउटपुट जो है उसको रिसीव कर लेगा, समझ आया। फिर अगर नेक्स्ट लाइन है तो इसको फिर रन करेगा, फिर यहां से सम नाम का फंक्शन मिला तो फिर से ये कॉल करेगा और जो आउटपुट मिला है उसको रिसीव कर लेगा। तो इससे क्या हो रहा है, कोड का एफिशिएंसी बढ़ रहा है कि नहीं, काम करने का जो तरीका है वो फास्ट हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 4, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या हो रहा है कि चापाकल जाते हैं तो वहां से बाल्टी भरना है आपको, पानी 1 टब, तो आप अपने से चला के भर रहे हैं, तो आपको चला के भरने में टाइम लगेगा, और वही आपको सिर्फ लाना और ले जाना है, आपको भर के कोई और दे रहा है, तो उस केस में क्या कीजिएगा, आप ज्यादा लेकर के जा सकते हैं कि नहीं। तो वही काम होता है जिट कंपाइलर का। अगर 10 लाइन का कोड है उसमें सेम काम जो कर रहा है, सेम तरह का जो काम करेगा उसका आउटपुट को स्टोर करके रख लेता है, कौन, जिट कंपाइलर, और जितना बार यूज करना होगा उसको यूज कर लेता है, समझ आया। वही चीज लिखा हुआ है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब जो कन्वर्ट किया है कोड को इंटरप्रेटर उसको यूज कर लेता है, समझ आया, समझ आया ना। ये था किसके बारे में, जेडीके के बारे में। जेडीके के अंदर ही जेआरई है और जेआरई के अंदर ही क्या है, जेवीएम। तो इसमें से अगर आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो आपको जेआरई और जेवीएम बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेन सॉफ्टवेयर जो है वो जेडीके है, कौन है, जेडीके। तो अगर हम लोग रन भी करवाएंगे तो हम लोग को रन करवाने के लिए जेडीके का ही यूज करना होगा। अच्छा ये बात पता है कि जावा जो है वो कौन बनाया है, जेम्स गॉसलिन। किसके द्वारा बनाया गया है, जेम्स गॉसलिन के द्वारा, ठीक है। वो देखिए वो सब चीज इसलिए नहीं बताया कि आप नेट पे भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, कब वो कौन बनाया है, कब बनाया है, क्या उसका फीचर्स है, वो सब हम लोग अभी देख लिए। फीचर्स जो है वो अलग ही है, इसका कुछ कुछ पढ़ लिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो बेनिफिट्स है, एडवांटेज जिसको बोल सकते हैं, वो सारा फीचर्स के अंदर ही आता है। सिंपल है, मल्टी टास्किंग है, एक बार में बहुत सारा प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो जेम्स गॉसलिन जब बनाया था और जो कंपनी के द्वारा बनाया गया था उसका नाम पता है, सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया था। उसको फिर ओरेकल कंपनी ने खरीद लिया था, किसने, ओरेकल कंपनी, ठीक है। तो अगर अभी जेडीके आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो ओरेकल कंपनी का ही वो आपको लोगो दिखेगा, वहीं से आपको जेडीके डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो पहले सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बना था, उसका जो फर्स्ट नाम था वो ओक के नाम से था, ओक के नाम से, ठीक है, हाँ ओक के नाम से था। उसको फिर चेंज करते गया, चेंज करते गया, तब फिर जावा बना था। जावा अभी एक वर्जन नहीं है, अभी शायद आप लोग अगर जेडीके डाउनलोड कीजिएगा तो 18 वर्जन, 19 वर्जन इस तरह से दिखाएगा, लेकिन पहला वर्जन जो आया था 1.0, फिर 1.1, 1.2 ऐसे करके वर्जन आते गया था, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसी हिसाब से ये काम करता है, ठीक है, समझ आया। ये हिस्ट्री था जो आप लोग को बताया नहीं गया है, लेकिन जावा जो बनाया वो जेम्स गॉसलिन के द्वारा, जो कंपनी बनाया वो सन माइक्रो सिस्टम, जिसको ओरेकल कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद में उसको खरीद लिया था। क्योंकि मार्केट में जब जो चीज ज्यादा डिमांडेड होता है तो पहला रहता है जो पॉपुलर कंपनी है, पैसा वाला कंपनी है, वो खरीदने का काम करता है, तो वो खरीद लिया था, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट टाइम बना था वो 1991 में बना था, कितना में, 1991 में जावा। पहला नाम जो है ओक के नाम से जानते हैं। ये सब हिस्ट्री है, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ हम लोग पढ़ लिए जेडीके।
पढ़ लिया ना, जेडीके, जेआरई और जेवीएम। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? हाँ, बहुत सुने होंगे सिंटैक्स के नाम से, सुने ना, ढांचा जिसको बोलते हैं। तो अगर जावा का कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको इस रूल को फॉलो ही करना होगा। जो स्ट्रक्चर है उसको आप फॉलो करके ही चलिएगा, तभी आप जावा का प्रोग्राम लिख पाइएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहला रहेगा क्लास। क्या रहेगा? क्लास। और इसके बगल में रहेगा क्लास नेम। कुछ भी रह सकता है क्लास नेम, क्लास, क्लास नेम। ठीक है? क्या हुआ, कोई दिक्कत है? अच्छा, पानी मांग रहे हैं। क्लास ये कीवर्ड है, ये क्लास नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है? क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। बस इसका रूल पढ़ेंगे तो आगे पढ़ते जाएंगे। जो कीवर्ड है वो कभी भी यूज नहीं होगा क्लास में। ठीक है? आइडेंटिफायर का जब रूल पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि क्लास किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अभी समझिए कुछ भी लिख सकते हैं क्लास का नाम। ठीक है? अब उसके बाद क्या लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यही लिखते हैं, कैपिटल में या स्मॉल में? क्यों? ये सब क्या है? केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या समझते हैं? स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS। इसका मतलब क्या समझते हैं? केस सेंसिटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस सेंसिटिव इसका मतलब क्या समझते हैं वो बताइए। हाँ, लोअर केस का मतलब अलग होगा और अपर केस का मतलब अलग होगा। कैसे? अगर डिफाइन करना बोला जाए तो कैसे डिफाइन कीजिएगा कि लोअर केस का मतलब अलग होता है और अपर केस का अलग मतलब होता है? क्या होता है अलग अलग? वैल्यू। एक पढ़े होंगे आप लोग, या नहीं भी पढ़े होंगे तो बता रहे हैं, आस्की कोड, ASCII, जिसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्की कोड में कुछ वैल्यू मिला था, जिसमें अगर आप कैपिटल A लिख रहे हैं और स्मॉल a लिख रहे हैं तो सबको एक वैल्यू मिला था। कैपिटल A का वैल्यू था 65 और स्मॉल a का वैल्यू 97। 97 ये आस्की वैल्यू है। क्योंकि पता है कि कंप्यूटर जो चलता है वो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है कि नहीं? अब बताइए, ये तो हम डेसिमल में लिख दिए ना, अब ये तो कंप्यूटर समझेगा क्या? ये चीज समझेगा कंप्यूटर? नहीं ना समझेगा। क्या समझेगा? 0 1। तो हमको ये डेसिमल नंबर है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो 1 2 4 8 16 32 64। अच्छा, ज्यादा हो गया ना? 1 2 4 8 16 32 64, 64 और 1 62, 65। ये हुआ इसका फॉर्म। ठीक है? जब आप लोग पढ़िएगा लॉजिक सर्किट वगैरह या नंबर सिस्टम, तो 4 तरह का नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा। बस ये समझिए, अगर आप ए कीबोर्ड से लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हुआ? 65। अब उसको जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। वो इतना फास्ट काम करता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज कौन समझता है? कंप्यूटर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से काम होता है कंप्यूटर में। ठीक है? तो इस तरह से अगर हम जो भी इंग्लिश लिख रहे हैं वो चीज नहीं समझता है, सबको कन्वर्ट करेगा, सबका एक एक वैल्यू है, आस्की वैल्यू। तो उसको वैल्यू को कैप्चर करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। देन काम करता है वो। ठीक है? तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इसी पे आते हैं। तो ये समझ आया? समझ आया कि नहीं? केस सेंसिटिव का मतलब, अगर अपर में ए लिख रहे हैं, ये ए है, ये भी क्या है? ए ही है। पढ़ने में ए ही पढ़ेंगे ना, लेकिन ये कैपिटल है, ये क्या है? स्मॉल। इसका वैल्यू अलग हो रहा है और स्मॉल ए का वैल्यू अलग हो रहा है, तो वो दोनों अलग अलग मीनिंग निकलेगा जावा में। ठीक है? अगर कैपिटल में कहीं लिखा हुआ है तो कैपिटल में ही पूरा प्रोग्राम में लिखना है, और स्मॉल में कहीं लिखा हुआ है तो पूरा प्रोग्राम में स्मॉल में ही लिखना है। क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं?
अब यहाँ इसी वजह से यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सारा स्मॉल में है, क्योंकि सारा एक कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ क्लास एक कीवर्ड है, क्लास का नाम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारा स्मॉल लेटर में ही रहेगा। स्ट्रिंग में एस कैपिटल रहेगा, STRING, एरे ऑफ स्पेस है यहाँ पे ARGS, ठीक है। ये सिंटैक्स है जिसको हम लोग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे एक नंबर डिस्प्ले कराना है, चाहे 2 नंबर का सम करवाना है, चाहे हेलो वर्ल्ड ही या हेलो वर्ड ही डिस्प्ले करवाना है, आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। ये अगर नहीं लिखेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो करली ब्रेसेस है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? ये करली ब्रेसेस का मतलब ये हाँ ये वाला, इसका मतलब समझ रहे हैं? यहां से यहां तक ही दिए हैं, ये यहां से यहां तक ही दिए हैं। हाँ, ओपन और क्लोज है, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन क्यों? जो भी काम रहेगा इसके बाहर नहीं कर सकते हैं, यहां नहीं लिख सकते, कुछ लिख सकते हैं। तो फिर ये दिए ही क्यों है? फंक्शन नहीं, ये देखिए, ये ब्रेसेस का जो काम होता है वो एरिया डिफाइन करता है। क्या? एरिया। अगर आपके घर में ही जमीन है तो उसको आप बाउंड्री करके रखते हैं कि नहीं? कैसे ही छोड़ दिए हैं? रखते हैं ना बाउंड्री करके। उससे क्या पता चलता है कि ये बाउंड्री वाला एरिया जो है वो आपका है। समझते हैं कि नहीं? एरिया ही डिफाइन करता है ना। तो इससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लिखे हैं आप, ये वाला, ये करली ब्रैकेट ओपन है, ये क्लोजिंग है, तो ये इसका एरिया है। किसका? मेन मेथड का। किसका? मेन मेथड का। और ये एरिया जो है वो क्लास मेथड का है, जिसको क्लास ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? कौन सा ब्लॉक? क्लास ब्लॉक। और ये कौन सा एरिया है? मेन मेथड, या तो फिर मेन ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि ये मेन मेथड का ब्लॉक है, इसके अंदर जो भी लिखेगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो लिखिएगा, ये वाला जो टॉप में है, वो हमेशा बताएगा कि ये क्लास लेवल पे आप काम कर रहे हैं। किस लेवल पे? क्लास लेवल पे, ठीक है। यही चीज डिफाइन कर रहा है कि ये जो है क्लास लेवल पे है और ये मेन मेथड का ब्लॉक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो मेन मेथड है वो किसके अंदर लिखा जा रहा है? किसके अंदर लिखे? मेन मेथड क्लास ब्लॉक के अंदर लिखे हैं। साफ पता चल रहा है ना कि इसके अंदर लिखे हैं। अब ये समझिए ये हमेशा पेयर में क्यों रहता है? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर पेयर में नहीं रहेगा तो उससे एरिया पता चलेगा क्या? यहाँ ओपन किए क्लोज नहीं करेंगे तो पता चलेगा क्या? नहीं ना। अब एग्जाम्पल 4 समझिए, अगर आप बियॉन्स में ही एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट गेट से एंट्री करते हैं, तो पहला गेट कौन खुलता है? फर्स्ट, सामने जो है वही खुलता है ना। उसके बाद आप एंट्री करते हैं, फिर जितना भी गेट है उसमें एंट्री करते हैं। तो यहाँ क्लासरूम पहुंचे, क्लास से बाहर निकलिएगा तो सबसे पहले लॉक कौन सा होगा? अंदर वाला ही गेट, उसके बाद बाहर वाला गेट होगा ना। तो वही चीज है, जो सबसे लास्ट में ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा, और जो सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। हमेशा पेयर में ही रहेगा, ठीक है। समझ आया? लिखिए इस सिंटैक्स को, लिखिए क्लास, क्लास नेम, करली ब्रेसेस इसको बोलते हैं, ब्रैकेट नहीं बोलिएगा, करली ब्रेसेस। क्लास जो लिखिएगा वो स्मॉल में रहेगा, CLASS। क्लास नेम आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं। क्लास, क्लास नेम, करली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में लिखना है स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS, क्लास ब्लॉक और मेथड मेन ब्लॉक। अच्छा, जो अदर लैंग्वेज भी पढ़े होंगे, कोई भी C++, उनके लिए एक क्वेश्चन है, उसमें भी मेन लिखते थे, लिखते थे। मेन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता था, सी में भी, C++ में भी, जावा में भी मेन से ही स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्यों? हाँ, मेन फंक्शन से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? वहां पे कुछ और भी तो लिख सकते थे, सम नाम का फंक्शन लिख देते, अगर मेन को हटा करके सम लिख देते तो क्यों नहीं करेगा? कंपाइल होना मेन फंक्शन के बाद होता है। अब ये समझिए, जो भी है हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहा है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। तो वो काम जो कन्वर्ट करने का काम है वो कौन करता है? कंपाइलर ना। तो कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइन किया गया है
कि जहां पे इसको मेन मेथड मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट लाइन में हो चाहे 10 लाइन के नीचे में हो, जहां पे मेन मेथड मिलेगा वहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, रन करना स्टार्ट करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे आप लोग अगर पैसा काउंट करते हैं तो एक से ही क्यों करते हैं? पैसा काउंट करते हैं ना, एक से ही क्यों करते हैं, 10 से क्यों नहीं करते? क्योंकि पता है जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग एक से ही करना है, आपको पता है ना इसके बारे में। तो वही चीज है, जो मेन मेथड है उसको कंपाइलर को बता दिया गया है कि आपको जहां पे मेन मेथड मिलेगा वहीं से प्रोग्राम को रन करना यानी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिएगा। समझ आया? तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि हमको कंपाइलर के अंदर, जो कंपाइलर डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं उसमें आपको कंपाइलर के अंदर जा करके चेंज करना होगा, तभी हो सकता है, जो नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल प्रोग्रामर के लिए पॉसिबल नहीं है। समझ आया? समझ आया कि नहीं? समझ आया ना? इसीलिए हमेशा मेन मेथड ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मेन मेथड ही लिखा जाता है। ठीक है, वॉइड के जगह पे इंट डालेंगे तो रन बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? ये रिटर्न टाइप है। क्या है? रिटर्न टाइप। इससे पता चलता है जो मेन मेथड है वो कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। अगर यहां पे इंट लिख दिए तो इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करवाना होगा, मतलब आपको लिखना होगा रिटर्न 0 या 1, आप रिटर्न करवाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी काम करेगा। आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंट, फ्लॉट, लॉन्ग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस बुलियन भी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न वैल्यू भी देना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये काम किस तरह से करता है, मेन एक फंक्शन है तो यहाँ वॉइड लग गया, मतलब नो रिटर्न टाइप। क्या लिखा हुआ है? नो रिटर्न टाइप। अगर इंट लगा दिए तो वो कंपाइलर जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि हमको जो इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि वहां पे इंट अगर लिखते हैं तो आपको चाहिए कि आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करें। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए ये रिटर्न नहीं कीजिएगा तो रन नहीं करेगा। समझ आया? लेकिन एक एक चीज और है, ये जो मेन मेथड है उसमें आपको इंट लिखना पॉसिबल नहीं है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो सिंटैक्स है, जो ढांचा है बनाया गया, उसमें नहीं लिख सकते। आपको एक अलग से और मेन मेथड बना सकते हैं जिसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, इसमें नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर जो है वो उसको पता है कि हमको जहां पे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वॉइड, मेन, इस तरह का मिलेगा तभी वो रन करेगा। अब इसमें इंट कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ आया? समझ आया? लिखिए, सिंटैक्स लिख लिए। अब इसमें नोट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम लिखे हैं, इसको हम लोग कंपाइल करेंगे, कंपाइल करेंगे तो इसका क्लास फाइल बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो क्लास फाइल बनेगा, अगर उसमें मेन मेथड रहा तो वो रन करेगा, और मेन मेथड नहीं रहेगा तो रन नहीं करेगा। कंपाइल सक्सेसफुल होगा लेकिन रन नहीं करेगा। ठीक है, लिखिए नोट, नोट, नोट में 1 नंबर लिखेगा, नोट 1। we can execute the we can execute the class file we can execute the class file when it contain when it contain main method when it contain main method। क्लास फाइल, हम सोर्स कोड नहीं बोल रहे, क्लास फाइल। क्लास फाइल तभी एग्जीक्यूट करेगा जब उसमें कौन सा मेथड रहेगा? कौन सा मेथड रहेगा? मेन मेथड रहेगा, तभी रन करेगा। हाँ, अगर मेन मेथड नहीं है, सिर्फ हम लिखे क्या? क्लास, क्लास का नाम लिख दिए हेलो, और बस इतना ही लिखे और प्रोग्राम को बंद कर दी। अगर इस तरह से लिखे तो प्रोग्राम जो है कंपाइल सक्सेसफुल होगा, लेकिन जब रन करवाइएगा तो रन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि रन करवाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मेन मेथड चाहिए। इसमें मेन मेथड है क्या? नहीं है ना, तो ये रन नहीं होगा। कंपाइल सक्सेसफुल होगा, रन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट, विदाउट मेन मेथड, without main method we can compile
we can compile the source file, we can compile the source file without main method, we can compile the source file class, उसके बाद कॉमा दे करके class file is also be generated, class file also be generated, but it cannot the execute, but it cannot the execute, but it cannot the execute। अगर इस तरह से प्रोग्राम बनाइएगा तो क्लास फाइल जनरेट होगा। अगर मान लीजिए इसको सेव करेंगे किस नाम से, हेलो डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे, उसके बाद जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल सक्सेसफुल होगा, एक क्लास फाइल भी जनरेट करेगा और जो क्लास का नाम रहेगा हेलो डॉट क्लास, बताए थे डायग्राम में कि एक्सटेंशन नेम से ही बनेगा, तो हेलो डॉट क्लास के नाम से ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, अब इसके बाद जब हम इसको रन करवाने के लिए जब कोड लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी मेन मेथड है क्या, है क्या, तो रन करेगा नहीं करेगा। समझ आया पॉइंट। ये दो नोट जो है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इंटरव्यूअर पर्पस क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मेन मेथड नहीं लिखते हैं तो प्रोग्राम क्या रन करेगा, कंपाइल सक्सेसफुल होगा बट रन नहीं करेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, हो गया ना। सिंटैक्स लिखे, कोई भी प्रोग्राम बनाइएगा तो आपको ये सिंटैक्स जो है उसको प्रॉपर तरीके से ही लिखना होगा, इसी तरीके से लिखना होगा। हाँ, आगे का क्लास में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस पॉसिबल है जो सक्सेसफुली रन होगा, तो वो आगे का क्लास में हम देखेंगे कि क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल 4 समझ लीजिए, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप पहले स्टैटिक लिख दीजिए, पब्लिक लिखिए, रन करेगा, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस ये दोनों, ये सब नहीं। ठीक है, इसमें कुछ यूज कर सकते हैं, अस्टिक एफएपी करके एक आता है कीवर्ड, वो सब भी यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज करके कीवर्ड आता है, वो भी इसमें लिख सकते हैं, सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, तो वो आगे का क्लास में देखेंगे। यहाँ ARGS को भी लिखने का जो तरीका है वो 3-4 तरीके से लिख सकते हैं, वो सब हम लोग आगे का क्लास में देखते जाएंगे। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, प्रिंट अ स्टेटमेंट, प्रिंट अ स्टेटमेंट, प्रिंट अ स्टेटमेंट, प्रिंट अ स्टेटमेंट हो गया। लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंट अ स्टेटमेंट, there are 2 types of TWO, 2 types of print a statement, print a statement, there are 2 types of print a statement। पहला लिखेगा print ln, दूसरा लिखेगा print ln, दूसरा लिखेगा प्रिंट। 2 तरह का प्रिंटिंग का स्टेटमेंट, प्रिंट मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज आपको डिस्प्ले करवाना है, तो अगर डिस्प्ले करवाना है तो उसका 2 तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीका का लिखा जा सकता है। पहला है प्रिंट एलएन और दूसरा क्या है, प्रिंट, दूसरा क्या है, प्रिंट। ये दोनों तरीके से ही लिखना होगा। अगर कोई भी मैसेज है, आप अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई भी 2 नंबर का सम प्रिंट करवाना चाहते हैं, या 2 नंबर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, आपको दोनों में से कोई मेथड का यूज करना पड़ेगा, या तो प्रिंट एलएन का यूज करेंगे या तो प्रिंट का यूज करेंगे। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। प्रिंट एलएन जो है वो प्रिंट करने के साथ साथ लाइन को भी ब्रेक करता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में कर्सर को मूव करता है। जैसे प्रिंट एलएन में आप लिखे कुछ हेलो, क्या लिखे, हेलो, तो आपको कर्सर जो है वो फर्स्ट लाइन में था। ठीक है, उसके बाद क्या क्या, एल एन का होता है, एल एन का मतलब होता है ब्रेक द लाइन, मतलब लाइन को ब्रेक किया। ये हेलो प्रिंट किया, उसके बाद लाइन को ब्रेक करेगा तो कर्सर कहां जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। तो वही काम करता है प्रिंट एलएन। कौन करता है, प्रिंट एलएन, जिसको हम लोग न्यू लाइन के लिए भी बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये मैसेज के साथ साथ लाइन को ब्रेक करने का भी काम करता है। कौन, प्रिंट एलएन। ठीक है, अब यहां पे समझिए, प्रिंट मैसेज जो है, प्रिंट जो है
वो हमेशा आपका मैसेज को प्रिंट करने का ही काम करता है, लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी चीज लिखे है तो सिर्फ एक लाइन में ही रहेगा और कर्सर आपका यहीं पे एंडिंग में ही रहेगा। कहां रहेगा? एंडिंग में। और एक और सबसे मेजर डिफरेंस है, प्रिंट एलन आप बिना कोई स्टेटमेंट का लिख सकते हैं, बट प्रिंट जो है वो विदाउट कोई मैसेज का आप नहीं लिख सकते। अगर लिखें तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। कौन सा एरर? कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जब बताए थे, वो बताए थे कंपाइलर कोई भी अगर सिंटैक्स एरर आता है तो उसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। कौन सा एरर? और एक होता है रन टाइम एरर। कौन सा एरर? जब कंपाइल सक्सेसफुल होगा और जब रन करवाने में प्रॉब्लम होगा। रन कराने टाइम जो आप कोई भी अगर मान लीजिए 0/10 लिखे हैं, तो ये लॉजिक तो सही लिखे हैं, लेकिन इसका कुछ आउटपुट आएगा क्या? तो ये रन टाइम एरर टाइप में आएगा। किस टाइप का एरर? रन टाइप, जिसको एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक चैप्टर ही है आप लोग का, एक्सेप्शन हैंडलिंग, किस तरह का एक्सेप्शन आता है वो सब चीज। ठीक है, तो वो बहुत आगे है। आप लोग जब उप्स कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैकेज है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फिर डेटा स्ट्रक्चर का भी कुछ कुछ बेसिक है, लिंक लिस्ट वगैरह, तो वो सब चीज उसमें पढ़ा जाएगा। समझ आया? तो हाँ, हाँ ये लास्ट पार्ट है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग लास्ट में ही पढ़ेंगे। उप्स कंसेप्ट पूरा क्लियर होने के बाद, 5 तरह का 3-4 तरह का उप्स है ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, उसमें भी है कंपोजिशन, एग्रीगेशन, जो आप लोग पढ़े नहीं होंगे। कंपोजिशन और एग्रीगेशन कभी नहीं पढ़े होंगे, तो कंपोजिशन, एग्रीगेशन, फिर वही है इनहेरिटेंस का टाइप्स है 5 तरह का, इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्शन है, तो वो सारा चीज पढ़ने के बाद है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस यही है, प्रिंट करने के साथ साथ लाइन को भी ब्रेक करता है, और प्रिंट जो है वो सिर्फ प्रिंट करने का काम करता है, लाइन को ब्रेक नहीं करता। इसको हम लोग स्पेशल लाइन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं कि सिर्फ लाइन ब्रेक करना है तो हम लोग प्रिंट एलन लिख सकते हैं। बट प्रिंट जो है वो विदाउट अ स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर बिना स्टेटमेंट का आप कभी भी नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो आपका क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा। कौन सा एरर? कंपाइल टाइम एरर। समझ आया? समझ आया कि नहीं? पहला हेडिंग बना दीजिए प्रिंट एल एन, पहला हेडिंग प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन लिखिए, इसमें पॉइंट वाइज करके लिखते जाइए। इट इज यूज टू, it is used to print the data, it is used to print the data as well as new line, as well as new line। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, we can use print ln, we can use print ln without passing any data, without passing any data। ब्रैकेट में फुल स्टॉप दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा only used for new line, only used for new line, only used for न्यू लाइन। हो गया? लिख लिया? लिखिए सिंटैक्स, सिंटैक्स प्रिंट एलन का लिखेंगे सिंटैक्स, सिंटैक्स, सिंटैक्स कहां से स्टार्ट करते हैं? हाँ, सिस्टम, सिस्टम में एस कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल। क्यों? क्या है सिस्टम? क्या है? डॉट आउट, आउट का ओ कैपिटल क्यों नहीं लिखे? डॉट, फिर प्रिंट, प्रिंट एल एन, और इसके अंदर लिखेंगे डेटा, जो रहेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, तो ये डेटा, कोई भी मैसेज अगर आपको प्रिंट करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही लिखते हैं। लिखिए सिंटैक्स। हाँ, तो ये भी तो है, कई वेरिएबल का हमको वैल्यू भी तो प्रिंट करना हो सकता है। तो अगर मान लीजिए a = 10 लिखे हैं और हमको a का वैल्यू प्रिंट करवाना है, किसका प्रिंट?
ए का वैल्यू, अब ए को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे तो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। लेकिन हमको क्या प्रिंट करवाना है, वैल्यू प्रिंट करवाना ना, तो उस टाइम हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करना होगा। जब हमको सिर्फ कोई मैसेज, जैसे अगर फॉर्म भरते हैं तो लिखा हुआ रहता है इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल आईडी, एक मैसेज है कि नहीं, उस तरह का मैसेज प्रिंट करवाना रहेगा, तब हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इंटरव्यू पर्पस के लिए। अब बताइए आप लोग, सिस्टम में एस क्यू कैपिटल लिखे हैं, क्या है, कोई बेसिक आइडिया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आप लोग का होमवर्क भी रहेगा। इसको रिसर्च करके आप लोग को लाना है कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है और प्रिंट एलन क्या है, प्रिंट एलन क्या है। ठीक है, सिस्टम, बस कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होना है, सिस्टम एक क्लास है। क्या है, क्लास है, इसीलिए इसका एस कैपिटल लिखे हैं। जितना भी क्लास हम लोग बनाएंगे उसका हमेशा फर्स्ट वर्ड जो रहेगा वो कैपिटल में ही लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। किसमें, कैपिटल में। स्मॉल वे भी लिख सकते हैं, रन भी करेगा, बट एक इंडस्ट्रियल होता है वे, बात करने का फॉर्मल तरीका होता है। इंडस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि एक आई कार्ड रहता है, सब चीज एक प्रॉपर तरीके से होता है कि नहीं। तो एक इंडस्ट्रियल तरीका है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्लास का आप नाम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल है। अगर आप मल्टी वर्ड लिख रहे हैं, जैसे आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, एरे एक्सेप्शन फाउंड, तो यहाँ पे कितना वर्ड लिखे हैं, एरे एक्सेप्शन फाउंड, 3 वर्ड लिखे हैं कि नहीं। तो तीनों वर्ड में देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो क्या लिखे है, कैपिटल, वो इंडस्ट्रियल है। आप इंडस्ट्री में जाइएगा तो आपको इसी तरह से डिक्लेयर करना होगा। और स्मॉल करेंगे बोले तो रन होगा, लेकिन एक बोले ना प्रॉपर तरीका, वो लिखने का प्रॉपर तरीका है कि अगर सिंगल वर्ड लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, मल्टीपल वर्ड लिखते हैं तो उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए मल्टी वर्ड में। एरे ये जब एक्सेप्शन पढ़िएगा ना तो उसमें भी आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, कितना अभी पढ़े, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, 4 वर्ड पढ़े ना, तो चारों का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो सारा कैपिटल में ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो उस तरह से जो है वो हम लोग इंडस्ट्रियल तरीका भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कन्वेंशन के नाम से। ठीक है, समझ आया, सिंटैक्स समझ आया। इसमें आपको पता करना है, हम बस बता दिए, सिस्टम जो है वो क्या है, एक क्लास है। आउट और डॉट प्रिंट एलन, इसके बारे में आपको पता करके लाना है। सबसे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज आउट, व्हाट इज प्रिंट एलन। ठीक है, सबसे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में भी आएंगे कि उसमें एक ही लिख सकते हैं कि एक से ज्यादा मेन मेथड लिख सकते हैं। वो सब हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से देखते जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सिंटैक्स समझ आया, आया ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर डेटा, कोई भी चीज आपको प्रिंट करना है तो उसको लिखेंगे। ये डेटा प्रिंट करने के साथ साथ लाइन को भी क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई डेटा नहीं लिखते तो क्या करेगा, ये सिर्फ लाइन को ब्रेक करेगा। अगर कर्सर अगर यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में मूव करने का काम करेगा। कौन, प्रिंट एलन, कौन करेगा, प्रिंट एलन। समझ आया, समझ आया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रिंट।